नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम एक मिनी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारे एक टेस्ट में आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस उत्तराखंड जीके जीएस के, जिसमें आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। 15 क्वेश्चंस आपके अदर जीके जीएस के, इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा। और 10 क्वेश्चंस दोस्तों हिंदी के रहेंगे, जिसमें आपके उत्तराखंड लोक संस्कृति, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली और दोस्तों साहित्य से भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट को लगाने से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो जिन लोगों का बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है या जो आने वाली नई भर्तियां हैं उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो वह हमारी इस टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। हम हर एक क्वेश्चन को दोस्तों अदर फैक्ट्स के साथ भी कवर करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस टेस्ट को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से है। बताइएगा कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। तो पहला कथन है कि नंदी कुंड जो कि चमोली में स्थित है, यहां पर दोस्तों भगवान शिव ने पांडवों को अपने दर्शन दिए थे। तो ये दोस्तों आपका सही है। नारद कुंड जो कि चमोली में है, इस कुंड से शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति को खोजा था, ये भी आपका करेक्ट है। सूर्य या तप्त कुंड जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, ये उत्तराखंड का सबसे गर्म कुंड है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चौथा है दोस्तों गौरी कुंड जो रुद्रप्रयाग में है, ये दोस्तों गर्म कुंड है जो स्नान योग्य है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो चारों ही आपके सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि सभी कथन सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि निम्नलिखित दोनों वक्तव्यों में कथन ए तथा कारण आर है के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, तो कथन ए तथा कारण आर दिया है। कथन ए की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। तो दोस्तों कथन आपका करेक्ट है कि जो राज्य वृक्ष है बुरांश, ये मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। ठीक है, कारण आर है कि यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, तो आपका कारण आर भी सही है, पर ये दोस्तों इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो आपका बुरांश का वृक्ष है ये आपका सदाबहार वृक्ष है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जो कि एरिकेसी कुल का पौधा है। ठीक है, एरिकेसी कुल का पौधा। ठीक है, इसे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बुरांशो कहते हैं, बुरांशो। ठीक है, ये बोला जाता है। और कन्नड़ में दोस्तों इसे बिली बोलते हैं। ठीक है, और नेपाल में गुरांश बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बुरांश का वृक्ष है तो इस पर फूल कब खिलता है, तो ये दोस्तों फरवरी से अप्रैल के मध्य में खिलता है। और बुरांश के वृक्ष को संरक्षित वृक्ष जो घोषित किया गया, तो ये 1974 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको बुरांश वृक्ष के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि राज्य के किन जनपदों में ध्वनि एवं वायु गुणवत्ता मापन केंद्र स्थापित किए गए हैं। देखिए, ध्वनि और वायु गुणवत्ता मापन केंद्र जो हैं तो ये आपके देहरादून में है, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में और नैनीताल में, इन चारों जिलों में स्थित हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपकोट बागेश्वर में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था। देखिए, कपकोट बागेश्वर में जो भूस्खलन हुआ तो ये 2010 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये पेपर में भी पूछा गया था। पेपर में दोस्तों बार बार आपकी आपदाएं पूछी जा रही हैं, तो कुछ हम आपदाएं देख लेते हैं। जैसे बीरी गंगा भूस्खलन, तो बीरी गंगा भूस्खलन कब हुआ था, 6 सितंबर 1893 में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इस भूस्खलन होने के कारण आपकी गोना झील का निर्माण हुआ था, जिसे दुर्मी ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय जो भारत के सर्वेक्षक थे तो उनके द्वारा
इस झील का सर्वेक्षण किया गया जिनका नाम है TH हॉलैंड, और इन्होंने दोस्तों भविष्यवाणी की थी कि ये जो झील है ये 1 साल के अंदर टूट जाएगी। फिर दोस्तों 1894 में ये झील टूट भी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि गोना झील पहली बार कब टूटी, तो ये टूटी थी दोस्तों 25 अगस्त 1894 को। इससे दोस्तों कोई जनहानि नहीं हुई थी। ठीक है, फिर ये पुनः झील टूटती है, और पुनः कब टूटी, तो ये टूटी थी दोस्तों 1970 में। ठीक है, 1970 में 20 जुलाई 1970। ठीक है, और जब ये झील टूटी तो इससे दोस्तों आपका पीपल कोटी, हेलंग घाटी, ठीक है, और चमोली शहर ये सभी दोस्तों प्रभावित हुए। ठीक है, और इस आपदा को आपका बेलाकुची आपदा के नाम से जाना जाता है, जिस कारण दोस्तों आपका चमोली जनपद का मुख्यालय चमोली से गोपेश्वर में स्थानांतरित किया गया था। तो क्वेश्चन में बनता है कि चमोली जिले का मुख्यालय चमोली से गोपेश्वर कब ट्रांसफर किया गया, तो ये 1970 में किया गया था जब गोना झील दोबारा टूटी थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके कुछ और इम्पोर्टेंट भूस्खलन हैं, जैसे तबाघाट भूस्खलन। तो तबाघाट भूस्खलन कब हुआ था, तो ये 1977 में हुआ था। ठीक है, 23 जून 1980 को दोस्तों ज्ञानसू भूस्खलन हुआ था उत्तरकाशी में। ठीक है, और दोस्तों नैनीताल में जो शेर का डांडा पहाड़ी है तो यहाँ पर भी भूस्खलन हुआ था, और ये तो दोस्तों एक भयंकर भूस्खलन था जो 18 सितंबर 1880 को हुआ। इसमें 151 लोग मारे गए थे, और इसी भूस्खलन से दोस्तों आपका नैना देवी मंदिर जो है नैनी झील के तट पर, तो वह भी टूट गया था। ठीक है, 1983 में आपका कुर्मी भूस्खलन हुआ था बागेश्वर में। 1990 में दोस्तों आपका नीलकंठ भूस्खलन हुआ था जिसमें 100 लोग मारे गए थे। ठीक है, और बैरीनाग भूस्खलन हुआ था 1996 में। ठीक है, बैरीनाग आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ऊखीमठ भूस्खलन हुआ था 11 अगस्त 1998 में। ठीक है, ये सभी आपके भूस्खलन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको मैं दोस्तों यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपका टिहरी बांध भूस्खलन कब हुआ था, तो टिहरी बांध में भी दोस्तों भूस्खलन हो चुका है, और ये अगस्त 2004 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ऑपरेशन केदार के तहत केदार घाटी का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। सही बात है दोस्तों, ऑपरेशन केदार के तहत केदार घाटी का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया था। केदार आपदा जो आई थी ये 16-17 जून 2013 में आई थी। ठीक है, मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने के कारण हुआ क्या था, जो आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर है, तो चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने के कारण जो चोराबाड़ी ताल है तो उसमें एक भयंकर दोस्तों बर्फ का टुकड़ा गिरा, जिसके कारण दोस्तों आज जो मंदाकिनी नदी थी उसका प्रवाह काफ़ी तेज हो गया था, जिस कारण दोस्तों आपकी यह आपदा आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा कथन है कि केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर 11 मार्च 2014 में सौंपा गया था। ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, जो केदारनाथ आपदा में दोस्तों आपकी हानि हुई थी, ठीक है, तो उसका पुनर्निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था तो वो नीम के द्वारा किया गया था। कब, 11 मार्च 2014 से। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो दोनों ही आपके कथन सही हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कथन 1 व कथन 2 सत्य हैं। ठीक है, देखिए हम बात कर लें केदारनाथ आपदा की, तो केदारनाथ आपदा ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आपके राहत बचाव कार्य भी शुरू किए गए थे। ठीक है, तो राहत बचाव कार्य थल सेना के द्वारा जो शुरू किया गया था तो उसका नाम आता है दोस्तों आपका सूर्य होप। ठीक है, ऑपरेशन सूर्य होप। और ऑपरेशन सूर्य होप कब चला था, तो ये 17 जून से लेकर जिस दिन आपदा आई तब से लेकर 2 जुलाई तक चलाया गया था। ठीक है, और वायुसेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया तो उसका नाम आता है ऑपरेशन राहत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। और 86 दिनों तक दोस्तों यहाँ पर आपकी पूजा अर्चना भी बंद रही थी। अगला प्रश्न है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है कि रुद्रप्रयाग के किमाड़ा
वह गिरिया गांव में भूस्खलन 2012 में हुआ था, तो सही बात है। देखिए रुद्रप्रयाग के किमाड़ा और गिरिया गांव में जो भूस्खलन हुआ था तो 2012 में हुआ था। 1986 अगस्त को मालपा में भूस्खलन हुआ जिसमें हजारों कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मौत हुई थी। तो यह आपका गलत हो जाएगा कि जो मालपा भूस्खलन हुआ था तो ये 18 अगस्त 1998 में हुआ था। ठीक है, जिसमें दोस्तों एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम है प्रोतमा बेदी, तो उनका भी निधन हो गया था। तीसरा है कि फाटा एवं ब्यूंगाड़ में भूस्खलन 2001 में हुआ था, तो सही बात है। ठीक है, जिसे दोस्तों बड़ासू भूस्खलन के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में गोपेश्वर में भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ था, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, कि गोपेश्वर में जो भूस्खलन हुआ था तो ये 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही आपका गलत था। आगे बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, ये जो मालपा भूस्खलन है तो यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य हुआ था तो उसके लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि ऐसा स्थान जहां जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में संरक्षण दिया जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो सही बात है दोस्तों, जैव मंडल आरक्षित जो होती है यहाँ पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र के रूप में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की गई थी, तो ये भी आपका सही है। उत्तराखंड में दोस्तों एक आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और ये कब बना तो ये 1988 में बना था। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क आता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों मतलब ये किस किस जनपदों में है तो ये बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में है और दोस्तों चमोली में भी फैला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए दोनों कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में परियोजना दी है, सूची 2 में उनकी शुरुआत दी है। तो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू हुई, सही बात है। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई, ये भी सही है। टाइगर वॉच कार्यक्रम 1991-92 में शुरू हुआ, ये भी सही है। और हंगुल मृग परियोजना 1970 में आई, ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपकी कुछ और भी परियोजनाएं हैं, जैसे गिद्ध संरक्षण परियोजना, ये कब आई तो 2006 में आई थी। लाल पांडा परियोजना 1994 में आई थी। स्नो लेपर्ड परियोजना 2009 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 6 जनवरी 2006 को राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई, तो ये गलत है कि 6 जनवरी को नहीं 6 जून को। ठीक है, 6 जून 2006 को दोस्तों पौधरोपण नीति लागू की गई थी। ठीक है, कथन 2 है कि पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है, तो ये आपका सही है। तो इसमें कथन 2 सही है और पहला गलत है, तो क्वेश्चन बन जाएगा मतलब आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सत्य है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि वर्ष 2025 में राज्य के निम्न में से किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग जो मिला 2025 में हाल ही में ही मिला है, तो ये दोस्तों बेडू, ठीक है, जो पहाड़ी अंजीर होती है उसे, और बद्री गाय का देसी घी, इसे मिला है। तो इन 2 उत्पादों को दोस्तों 2025 में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया था। इस अधिनियम के तहत किसी भी स्थानीय उत्पाद को 10 वर्ष के लिए एक विशेष पहचान दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 उत्पादों को 2025 में जीआई टैग दिया गया। उससे पहले दोस्तों आपके 27 उत्पाद थे, तो टोटल अब कितने उत्पाद हो गए उत्तराखंड के 29। तो 29 उत्पादों को दोस्तों अब तक जीआई टैग मिल चुका है। जबकि दोस्तों आपका बेडू, बद्री गाय का देसी घी, ठीक है, जखिया, भंगजीरा और तिमरू, इन 5 को दोस्तों जीआई टैग के लिए फाइल भी किया गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा।
तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा ही होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि पर्वतमाला योजना का उद्देश्य है। देखिए पर्वतमाला योजना, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है पर्यटन को प्रोत्साहन देना। ठीक है, और इसी के तहत दोस्तों आपकी क्या है कि जो रोपवे है, ठीक है, तो उन रोपवे को इसी ही परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, जिससे दोस्तों आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हो सके, याद रखिएगा। और ये पर्वतमाला योजना कब आई थी, तो 2022 में आई थी। इस चीज को भी आपको नोट करना होगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक परियोजना है आपकी चारधाम परियोजना, जो कि दिसंबर 2016 में आई थी। इसकी लंबाई 889 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, और इस चारधाम परियोजना से जो आपके चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, तो इनके जो मार्ग हैं उन मार्ग को दोस्तों हर मौसम में बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रमुखतः अप्रसिद्ध है। ठीक है, तो पांडव नृत्य ये आपका केदार घाटी का प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोफला लोक नृत्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो चोफला नृत्य के बारे में बताना है। पहला है दोस्तों कि यह वीर रस भाव प्रधान नृत्य है, तो ये गलत हो जाएगा आपका कि ये जो नृत्य है ये आपका श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ठीक है, यह गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है। सही बात है, टोली बनाकर किया जाता है, मतलब सामूहिक रूप से। ठीक है, इसमें पुरुष नर्तकों को चोफुला तथा स्त्री नर्तकी को चोफुलो कहते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान्यता अनुसार इस नृत्य को शिव को मनाने के लिए पार्वती द्वारा किया गया था। ये बात भी दोस्तों आपकी सही है। तो इसमें आपके बी, सी और डी ये तीन कथन सही है, पहला कथन आपका गलत है और यही आपका आंसर बन जाएगा। देखिए चौफला नृत्य काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चौफला नृत्य के बारे में हम बात करें तो ये तो आपका श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ठीक है, इसकी तुलना दोस्तों असम के बिहू, गुजरात के गरबा और मणिपुर के रॉस नृत्य से की जाती है। ठीक है, इस नृत्य की तीन शैली भी आती है। एक तो आपका खड़ा शैली है, ठीक है, दूसरी शैली है मयूर शैली, ठीक है, मयूर शैली, और तीसरी शैली है दोस्तों लालूडी। ठीक है, तो ये तीन शैलियां हैं आपकी किसकी, चौफला नृत्य की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। तो पहला है दोस्तों फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, ये आपका हल्द्वानी में स्थित है। हिल्ट्रान अल्मोड़ा में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। हिल्ट्रान जो है ये हल्द्वानी में है। मलेरिया एवं शोध उन्मूलन केंद्र ये भोपाली में है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ही दोस्तों आपका टीबी सेंटोरियम है जो कि 1912 में बना था। ठीक है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र ये भीमताल में स्थित है, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कुट द्वारा गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो बाडिया इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताना है। तो बाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना जो हुई थी सर्वप्रथम तो वह 1968 में दिल्ली में की गई थी DN वाडिया के द्वारा। ठीक है, 1976 में से देहरादून स्थानांतरित किया गया, तो ये भी सही है। इसके संस्थापक DN वाडिया हैं, जिन्हें 2025 में आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस संस्थान का संबंध भू विज्ञान से है, तो ये भी आपका सही है। तो चारों ही आपके करेक्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हमने उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 जो आपके दिए गए हैं तो उनकी एक अलग से क्लास बनाई है, छोटी सी क्लास है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि आपका जो आने वाला वीडियो BPDO पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है उसमें जरूर क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि पवार वंश के शासक तथा उनकी महिला संरक्षक के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ महिला संरक्षिका। ठीक है, तो ललित शाह
इसकी संरक्षिका बिमला कल्याणी थी, तो ये गलत हो जाएगा। प्रदीप शाह इसकी संरक्षिका राजमाता जिया कनक देई, तो ये सही है दोस्तों। प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी तो वह कनक देई थी। फतेहपति शाह इसकी संरक्षिका महारानी कटोची थी, ठीक है। पृथ्वीपति शाह इसकी संरक्षिका रानी कर्णावती थी, जो कि महीपति शाह की पत्नी थी, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और आपके क्वेश्चन बनते हैं संरक्षण को लेकर, ठीक है। जैसे कि भवानी शाह की संरक्षिका कौन थी, तो गुण देवी थी, ठीक है, जो कि सुदर्शन शाह की पत्नी थी। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी, तो रानी गुलेरिया, जिसे कुंदन देवी के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रताप शाह की पत्नी थी। नरेंद्र शाह की संरक्षिका रानी नेपोलियन थी, ठीक है, और नेपोलिया सॉरी, तो नेपोलिया पत्नी किसकी थी, तो ये कीर्ति शाह की पत्नी थी और नरेंद्र शाह की संरक्षिका, ठीक है। मानवेंद्र शाह इसकी संरक्षिका कमलेंदुमती शाह थी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा मेदिनी शाह को देश निकाला किसने दिया था। देखिए देश निकाला जो दिया था मेदिनी शाह को, ये पृथ्वीपति शाह ने दिया था, क्योंकि मेदिनी शाह जो था ये पृथ्वीपति शाह का पुत्र था। और एक क्वेश्चन भी बनता है कि पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहते हैं, तो मेदिनी शाह को कहते हैं। होता क्या है कि 1659 में दोस्तों आपके दिल्ली में उत्तराधिकारी के युद्ध हो रहे होते हैं, ठीक है। 1659 में दोस्तों जो औरंगजेब था, दारा शिकोह था और इसके जो दो दूसरे भाई थे, उन सभी में आपका उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, ठीक है। और जो औरंगजेब का पुत्र होता है सुलेमान शिकोह, तो वह औरंगजेब के डर के कारण वह आपका गढ़वाल में भागकर आता है। पहले तो दोस्तों ये चंद वंश के राजा के वहाँ पर जाता है, और चंद वंश में जो राजा था तो वह बाज बहादुर चंद था, ठीक है, तो वह इसे शरण नहीं देता है। फिर ये कहाँ पर आता है, तो ये आ जाता है दोस्तों पृथ्वीपति शाह के दरबार में, और ये इसे संरक्षण दे देता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। जब ये आया तो इसके साथ 14 सैनिक आए थे और 2 दोस्तों चित्रकार इसके साथ आए थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। मेदिनी शाह को देश निकाला क्यों दिया था, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देखिए मेदिनी शाह को जो देश निकाला दिया था तो वह चुगली करने के कारण दिया था। इसने दोस्तों सुलेमान शिकोह की चुगली की थी, जो औरंगजेब का सेनापति था जय सिंह, ठीक है। तो जय सिंह का पुत्र आता है दोस्तों एक, ठीक है, और उस पुत्र का नाम क्या है, तो उसका नाम आता है दोस्तों आपका राम सिंह। तो राम सिंह से दोस्तों ये चुगली कर देता है, और फिर राम सिंह और मेदिनी शाह ये दोनों दोस्तों सुलेमान शिकोह को पकड़कर दिल्ली में ले जाते हैं और औरंगजेब को सौंप देते हैं, ठीक है, जिस कारण दोस्तों पृथ्वीपति शाह ने इसे देश निकाला दिया था, ठीक है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि ट्रैवलर इन इंडिया पुस्तक में गणराज्य की प्रशंसा किसने की थी। देखिए ट्रैवल्स इन इंडिया पुस्तक में गणराज्य की प्रशंसा जो की तो वह ट्रैवलर ने की थी। इसी की पुस्तक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि ट्रैवलर की पुस्तक आती है ट्रैवल्स इन इंडिया, ठीक है। इसमें दोस्तों गणराज्य के बारे में बताया गया है, और खासकर दोस्तों आपका प्रदीप शाह के बारे में, ठीक है। TH बाल्टन की हम बात करेंगे तो इनके तो कई सारे आपके गजेटियर आते हैं, जैसे देहरादून का गजेटियर, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर। निकोलस मनुची की बात करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ मुगौर पुस्तक जो है तो वह आपकी निकोलस मनुची की पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि ढांढरी शिलालेख का संबंध किस पवार शासक से है। तो ढांढरी शिलालेख का संबंध जो है तो वह दोस्तों बलभद्र शाह से है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बलभद्र शाह ये पवार वंश का पहला राजा था जिसने अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि धारण की थी। इससे पहले दोस्तों कल्याण शाह ने भी शाह की उपाधि धारण की थी, जो कि 38वां राजा था। पर उसके बाद में दोस्तों शाह कोई भी धारण नहीं करता है। पर जब बलभद्र शाह अपने नाम के पीछे लगाता है तो उसके बाद में सभी राजा अपने नाम के पीछे शाह लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी, तो ये दोस्तों बहलोल लोदी ने दी थी। जबकि राहुल भक्त दर्शन ये मानते हैं कि इन्हें जो शाह की उपाधि दी तो वह दोस्तों औरंगजेब के द्वारा दी गई थी।
जबकि गलत है। ठीक है, किसने दी थी? तो ये दोस्तों बहलोल लोदी ने दी थी। ठीक है, और ये दोस्तों चंद वंश के रुद्रचंद के समकालीन भी था। ठीक है, क्योंकि रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य एक युद्ध भी होता है जिसका नाम है ग्वालदम का युद्ध। ठीक है, जो कि 1591 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों पुरुषोत्तम पंत जो कि रुद्रचंद का सेनापति था वह मारा गया था। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि 27 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा या फिर लाल मंडी की संधि में अंग्रेजों की ओर से गार्डनर ने हस्ताक्षर किए, जबकि गोरखाओं में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गोरखाओं में किसने हस्ताक्षर किए? तो चौतरिया बमसा ने किए थे, चामू भंडारी ने किए थे। ठीक है, जसवर्धन थापा ने किए थे। ठीक है, किसने नहीं किए? तो दोस्तों गजराज मिश्र ने नहीं किए थे। तो इसमें जो आपका बताना है कि कुट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें, तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने उत्तराखंड जीके जीएस का पोर्शन देखा। ठीक है, देखिए वीडियो आपकी लंबी हो सकती है पर आपको दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, और रेगुलर दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो अब दोस्तों हम अदर जीके जीएस को देखेंगे जिसके 15 क्वेश्चन शामिल हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, तो समकालीन नहीं थी ये बताना है हमें। तो पहली सभ्यता है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इसके तो समकालीन थी। चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? तो ये दोस्तों नील नदी के किनारे फली फूली थी। ठीक है, चीन की सभ्यता ये हुआंग, ठीक है, हुआंग नदी के तट पर फली फूली। ठीक है, याद रखिएगा। और मेसोपोटामिया की सभ्यता तो ये दोस्तों दजला फरात नदी के तट पर फली फूली थी। और वर्तमान में दजला नदी को दोस्तों आपकी टिग्रिस नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दोस्तों सभ्यता है ये वर्तमान में कुवैत और इराक देशों में फैली है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए हड़प्पा कालीन समाज जो था तो ये आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन वर्गों में विभक्त था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार जो है तो हमें वो बतानी है। देखिए मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की आज़ादी नहीं आती है, ये एक वैधानिक अस्वतंत्रता है। ठीक है, या फिर वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ना कि मौलिक अधिकार। विचार व्यक्त करने की आज़ादी ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी ये भी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। और धरना देने की आज़ादी ये भी आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? देखिए संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार दिया तो वह दोस्तों केशवानंद भारतीवाद ने दिया था, जो कि 1973 में हुआ था। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया कि जो आपका मूल संविधान है उसके ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात भी बोली थी। ठीक है, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी बात। तो ये दोस्तों आप जानते होंगे कि जो इंदिरा गांधी थी तो ये मनमानी ढंग से प्रधानमंत्री बनने वाली महिला है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों चुनाव में कुछ गड़बड़ी करी थी जिस कारण ये प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, तो उसी को लेकर ये आपका बाद आता है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी बाद। ये हुआ कब था? तो ये जो बाद था ये बाद हुआ था दोस्तों 1974 में। ठीक है, 1974 में हुआ था। ठीक है, गोलकनाथ बाद ये जो हुआ ये हुआ था दोस्तों 1967 में, याद रखिएगा। और इसमें हुआ क्या? तो इसमें ये था दोस्तों कि
इस बात में ये बोला गया कि जो आपका मौलिक अधिकार है तो उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात बोली गई थी। पर दोस्तों बाद में जब आपका केशवानंद भारती बाद हुआ था तो उसमें ये चीज़ चेंज कर दी गई थी और उसमें ये बोला गया कि मौलिक अधिकारों में चेंजेस किए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। तो देखिए निर्विरोध नहीं चुने जाने वाले हमें उपराष्ट्रपति बताने हैं। तो देखिए राधाकृष्णन भी चुने गए थे 1957 में। ठीक है, पहली बार ये उपराष्ट्रपति जो बने थे 1952 में बने थे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जब पहले मतलब चुनाव होने थे, ठीक है, 1957 में, तो इनके विरुद्ध कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था, ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह तो ये 1979 में, ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे, याद रखिएगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तो ये दोस्तों 1987 में निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि ब्लू मून क्या है। देखिए ब्लू मून क्या होता है, तो ब्लू मून दोस्तों महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब जो आपकी अमावस्या, देखिए जब अमावस्या की रात होती है, ठीक है, तो उस समय चांद पूरा होता है। ठीक है, पूर्ण चांद होता है। अगर एक महीने में 2 अमावस्या आ जाएं तो वह दोस्तों ब्लू मून की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे कि उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार है। तो उर्सा मेजर और बिग बियर ये जो है ये दोस्तों नक्षत्र मंडल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, तो नक्षत्र मंडल दोस्तों तारों के समूह होते हैं। जैसे सप्तऋषि तारा मंडल आता है। ठीक है, 7 तारों का एक समूह होता है। ठीक है, और ये इनकी दोस्तों कोई एक विशेष आकृति भी होती है। ठीक है, जो बिग बियर है तो ये बिग बियर ये दोस्तों तारों से बियर जैसी आकृति बनी हुई है। ठीक है, तारे क्या होते हैं, तो तारे दोस्तों वे खगोल पिंड है जिनका अपना प्रकाश होता है। ठीक है, और ये स्थायी होते हैं, मतलब ये दोस्तों घूर्णन नहीं करते। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह दोस्तों इनका अपना प्रकाश नहीं होता, यह आकृति में गोल होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और हमेशा दोस्तों अपने पथ पर ही घूमते हैं। ठीक है, किसी के भी पथ पर नहीं आते। उपग्रह, तो उपग्रह जो होते हैं ये ग्रह के टूटे हुए पार्ट्स होते हैं जो कि ग्रहों की परिक्रमा कहते हैं। जैसे चंद्रमा ये उपग्रह है। ठीक है, तो ये उपग्रह दोस्तों आपकी किसकी परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया। तो देखिए जवाहर सुरंग जो नाम दिया गया ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए शिवकला दर्रा, तो शिवकला दर्रे से दोस्तों आपकी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इस चीज को भी नोट करना है। आगे बढ़ेंगे कि इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे, तो इकोलॉजी शब्द जो दिया तो ये ई हेकल ने दिया था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध जो है तो ये आपका कथकली से है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। कथकली ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। आगे बढ़ेंगे कि वित्त आयोग, तो वित्त आयोग के बारे में बताना है कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। तो वित्त आयोग का कार्य होता है कि संसाधनों को केंद्र और राज्यों के बीच में बांटना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला वित्त आयोग जो आया था तो ये 1951 में गठित हुआ था, याद रखिएगा। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसिन योगी थे। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वें वित्त आयोग के लिए अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष बना दिया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्यनीति के नेहरू
महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, तो नेहरू और महालनोबिस मॉडल जो था तो इसका दोस्तों लक्षण सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक निर्विनियमन और निवेश नहीं है। ठीक है, तो यह आपका सही आंसर बन जाएगा। पूंजीगत माल के उद्योग का विकास था। अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख अंतर्भाविता था, ये भी था दोस्तों। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार और महत्व में वृद्धि करना था, तो ये भी आपका था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया जा रहा है। तो देश का पहला बुरांश उद्यान तो ये दोस्तों मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ही दोस्तों आपका लाइकन पार्क भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। तो लोक निर्मला सम्मान 2025 जो दिया गया तो ये बसंती बिष्ट को दिया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड की पहली लोक गायिका है, याद रखिएगा। ठीक है, और बसंती बिष्ट की बात करें तो इन्हें 2017 में पद्मश्री दिया गया था और 2023 में इन्हें दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया था। इनकी पुस्तक भी आती है नंदा के जागर। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि नंदा के जागर किसकी पुस्तक है। तो बसंती बिष्ट की पुस्तक है। कबूतरी देवी को तो इन्हें दोस्तों आपकी उत्तराखंड की तीजनबाई बोला जाता है। ठीक है, अनुराधा निराला तो इनके द्वारा जो हमारा उत्तराखंड का राज्य गीत है, ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, तो उसी को इन्होंने गाया है नरेंद्र सिंह नेगी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया। तो उत्तराखंड को आकांक्षी फर्स्ट में शामिल किया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने 15 अदर जीके जीएस के क्वेश्चंस देखे। अब दोस्तों हम 10 क्वेश्चंस सामान्य हिंदी के देखने वाले हैं जो कि खंड 3 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोष्टक चिन्ह तो वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है दोस्तों कि लता मंगेशकर को भारत कोकिला कहा जाता है। अब भारत कोकिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों मीठा गाने वाली हैं। ठीक है, मतलब मधुर गाती हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें भारत कोकिला बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ तो वह जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। जयभट्ट के शिलालेख कहाँ से मिले, तो ये दोस्तों आपके गुजरात में मिले हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है तो वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों कई सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोगरी, मेथी, संथाली, ठीक है, मैथिली, संथाली और दोस्तों राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली, नागपुरी, अंगिका, खस और दोस्तों अन्य भाषाएं भी हैं। तो ये सभी भाषाएं आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है दोस्तों कि उकाब हुलार। तो उकाब हुलार ये रचना जो है ये आपकी रमेश चंद्र शाह की है। रमेश चंद्र शाह ये वही हैं जिन्हें उत्तराखंड में सर्वप्रथम व्यास सम्मान दिया गया था और इन्हें व्यास सम्मान 2001 में दिया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है। रमेश शाह को दोस्तों पद्मश्री भी दिया गया है और कब दिया गया, तो 2004 में दिया गया था। ठीक है, धरती पीड़। तो धरती पीड़ ये रचना गोपाल दत्त भट्ट की है, ये भी बात सही है। दूधबोली पत्रिका कुमाऊनी पत्रिका है, तो ये दोस्तों मथुरा दत्त मठपाल की पत्रिका है, तो ये भी आपका करेक्ट है। बासव दत्ता तो ये दोस्तों बंशीधर पाठक जिज्ञासु की नहीं है, ये जो है ये नंद किशोर की है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। देखिए नंद किशोर उप्रेती की हम बात करेंगे तो एक तो इनकी आपकी यही हो गई ऊपर बासव दत्ता, ठीक है। इनकी आती है दोस्तों और भूली निजान अपनू देश, तीन कांड तथा टैगोर पर आधारित कविता नगर बासव दत्ता विशेष चर्चित है, ठीक है। तो जो बासव दत्ता है तो ये टैगोर के ऊपर लिखी है। बंशीधर पाठक जिज्ञासु, तो इनकी सुप्रसिद्ध जो रचना है तो वह शिशोण है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला है दोस्तों चैल। चैल जो बोला जाता है तो ये बेटा या फिर पुत्र को बोला जाता है। चेली तो ये दोस्तों बेटी या पुत्री को बोलते हैं, ठीक है। दाजयू तो ये बड़ा भाई होता है। मेस तो ये दोस्तों रसोई को नहीं, ये दोस्तों आपका बोला जाता है पति को, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि इंग्लिश में दोस्तों मेस बोल देते हैं रसोई को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन ये मैसूर में स्थित है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। इसकी स्थापना कब हुई तो 2008 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। देखिए जब हम किसी चीज़ का विस्तार करते हैं या किसी चीज़ का व्याख्या करते हैं तो उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो यह आपका विवरण चिन्ह है, तो आपको चिन्हों की पहचान होना जरूरी है। ये दोस्तों आपका विराम चिन्ह है, ठीक है, अल्प विराम है, ठीक है। यह आपका तुल्यात्मक बोधक चिन्ह है और यह आपका विसर्ग चिन्ह है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि समीप छोटा तथा गौण के संदर्भ में, समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। देखिए समीप छोटा गौण इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये किस उपसर्ग का मतलब है। तो ये दोस्तों उप का मतलब है। उप का मतलब होता है नजदीक, ठीक है। छोटा समीप जैसे उप प्रधानमंत्री, उप निदेशक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम, तो संयुक्त सर्वनाम ये दोस्तों संज्ञा से बने होते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई, सब, कुछ, ठीक है। ये तीनों अनिश्चय वाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। हमें बताना है संयुक्त सर्वनाम, तो कुछ ना कुछ ये इसका उदाहरण है। हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, हर कोई, ठीक है, सब कुछ, ये क्या है तो ये आपके संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी कुमाऊं वर्ग की बोली नहीं है। तो पश्चिमी कुमाऊं वर्ग की बोली दोस्तों कुमैया नहीं है। कुमैया ये काली कुमाऊं क्षेत्र जो कि काली नदी घाटी के पास वाला क्षेत्र है तो वहां पर बोली जाती है। ये दोस्तों पूर्वी वर्ग के अंतर्गत आती है। चौगरखिया, दनपुरिया, फालदा कोटी, ये तीनों दोस्तों आपकी पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी वर्ग में दोस्तों आपकी 6 बोलियां आती हैं। 4 बोलियां आपकी पूर्वी वर्ग में आती हैं, 1 बोली उत्तरी वर्ग में जो कि जोहारी आती है और 1 बोली दक्षिणी वर्ग में जो कि आपकी नैनतड़ियाँ या फिर रच भैंसी होती है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अपना पहला टेस्ट देखा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखा था। आई होप ये दोस्तों टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और बहुत कुछ दोस्तों आपको सीखने को मिला भी होगा। अगर दोस्तों आपको ये PDF चाहिए होगी तो ये PDF भी दोस्तों आपको दे ही जाएगी, ठीक है। कैसे दी जाएगी आगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा टेस्ट आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे ये आपको PDF मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके दोस्तों आप अपना सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए टेस्ट लंबा ना हो इसी कारण हमने इसमें कम प्रश्न रखे, इसीलिए इसका नाम मिनी टेस्ट रखा है, ठीक है। अगर हम दोस्तों पूरा 100 मार्क्स का टेस्ट बनाते तो उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बताए जाते, ठीक है। और जब तक दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बताए जाएं तब तक क्वेश्चन
दोस्तों अधूरा रहता है। ठीक है, और अधूरा ज्ञान तो दोस्तों हानिकारक होता है। तो इसलिए आप जब भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टेस्ट भी जरूर देखिएगा। और हमने दोस्तों BS नेगी MCQ क्लास स्टार्ट कर रखी है, तो आप उसे भी जरूर देखें। हमने 15 क्लास उसकी कर ली है। और हमने दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की एक मैराथन क्लास भी की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।